डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर शुरू हुआ रेनिरा और एगोन द सेकंड के बीच के राइवलरी से, और ये वॉर तभी खत्म होने वाला था जब उन दोनों में से कोई ना कोई मरेगा। इस बहुत ही डेंजरस वॉर में दोनों साइड्स ने, यानी ब्लैक्स और ग्रीन्स, ऐसे दोनों साइड पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने कुछ बहुत ही वाहियात गलत डिसीजंस लिए थे, जिसके कारण दोनों साइड्स को बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े। और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐसे ही रेनिरा ने एक फाइनल क्या गलती कर दी, ऐसी फाइनल क्या रॉन्ग डिसीजन ले ली, जिसके बाद में उसका एंड होता है। तो नाउ विदाउट फर्दर अडो, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दैट स्टोरी। दिस इज द एंड ऑफ रेनिरा टारगेरियन। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, हमने पिछले एक लंबे एपिसोड में देखा था कि क्या सब चीजें किंग्स लैंडिंग में हुई थी, कैसे किंग्स लैंडिंग में रायट्स हुई, और उसके बाद में स्टॉर्मिंग ऑफ द ड्रैगन पिट का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हजारों स्मॉल फोक ने मिलकर किंग्स लैंडिंग में ड्रैगन पिट में बसे हुए कुछ ड्रैगन्स को मार गिराया। और उसके बाद में किंग्स लैंडिंग में अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग न्यू किंग्स बन के उभर के आ गए। किंग्स लैंडिंग पर अभी आयरन थ्रोन पर एक किंग आया था, ट्रिस्टन ट्रू फायर, और उसे किंग्स लैंडिंग में बराबर से राज करने शुरुआत में हो ही नहीं रहा था। किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक यही कुछ 5 दिन यहाँ वहाँ दंगे फसाद करते हैं, फिर 10 दिन यहाँ वहाँ लॉलेसनेस छाई रहती है, और ऐसी ही चीजें ऑलमोस्ट 15 दिनों तक शुरू रही। बट दिन ब दिन ऐसे दंगे फसाद कम होने लग गए और लोगों को ऐसा लगने लग गया कि हमें ऐसी तबाही अभी बंद करनी चाहिए। आखिर कोई भी इंसान ऐसे लॉलेसनेस वाले स्टेट में कितने ही टाइम रहेगा। ऑलमोस्ट 15 दिनों के ऐसे सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद में तीनों किंग्स में सबसे पहला किंग जो फेल हुआ वो था सो कॉल्ड किंग शेपर्ड। तो अभी ये किंग शेपर्ड और उसके जो भी लफंगे गुंडे उसने जो पाल के रखे थे, वो सभी लोग अपने साथ में 5 ड्रैगन्स के कटे हुए सर लेके घूमते रहते हैं, और वो यहाँ वहाँ पर अलग अलग जगहों पर भाषण देते ही रहते हैं। अभी हमने पहले देखा ही था कि कैसे शेपर्ड अलग अलग रेनिरा और टारगेरियंस के खिलाफ भाषण देके लोगों को भड़काता था। उसने कैसे ड्रैगन्स के खिलाफ भाषण दिया और लोगों को एक अलग लेवल पर भड़काकर सारे ड्रैगन्स को मरवा दिया, और ऐसी ही सब वो चीज़ें हमेशा करता ही रहा। बट अभी ये सब होने के बाद में आगे शेपर्ड क्या करेगा? तो रेनिरा का राज तो अभी खत्म हो ही गया था, ड्रैगन्स को भी मारा गया था। तो अभी अचानक से शेपर्ड ने एकदम अमीर लोगों के खिलाफ, यानी रिच लोगों के खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। वो सभी नोबेलमैन को टारगेट करने लग गया और सबको बताता कि कैसे ये सब जो नोबेलमैन है वो बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो उनके घरों को हमें तोड़ना चाहिए, उनको हमें रास्ते पे लाना चाहिए। ऐसे सब वो कुछ अजीब से भड़काऊ भाषण वापस देने लग गया। बट वो ये भूल गया कि उसे सपोर्ट करने वाले कई लोगों में एक्चुअली ये नोबेलमैन रिच लोग भी शामिल थे। तो शेपर्ड ने ऐसे कई सारे रिच नोबेलमैन को थोड़ा सा गुस्सा दिलाया था, और उन्होंने सीधा शेपर्ड को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ऐसे भड़काऊ भाषण वो देगा तो आखिर कितना देगा। पिछले 2 महीनों से शेपर्ड की ये सब बातें शुरू हुई थी, और उसके बाद में अभी कई सारे लोग उसके भाषण से बोर होने लगे थे। सब जगह पर तबाही तो अभी हो ही चुकी थी, बट अभी ऐसा टाइम आ गया था कि लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अभी अपने अपने काम धंधे पे हमें लगना चाहिए। किंग्स लैंडिंग की जनता, किंग्स लैंडिंग की स्मॉल फोक खुद ही से सब जगह पर रिपेयरिंग किंग्स लैंडिंग की शुरू करते हैं। कई सारे जगहों पर शॉप्स को अच्छे से वापस बनाना शुरू होता है। कई सारे स्मॉल फोक के जो अच्छे इंसान थे, वो सभी लोग जो भी लाशें वगैरह यहाँ वहाँ पर गिरी थी, उनको अच्छे से अग्नि देके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। सब जगह पर रायट्स के वजह से यहाँ वहाँ पर खून की नदियां बही थी, उन सभी ब्लॉक्स में साफ सफाई का काम खुद ही से लोग करने लगते हैं, और इस तरीके से ऑटोमेटिकली किंग्स लैंडिंग की जनता अपने खुद के शहर को साफ करने लगती है। 15-20 दिनों के बाद में ऐसे सब किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक थोड़ा सा सेंसेस में आके अच्छी चीजें खुद ही से करने लगते हैं, तो उन्हें शेपर्ड की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा था।
एक समय पर शेपर्ड के भाषण सुनने के लिए हजारों लोग आते थे, बट रायट्स ऑफ द किंग्स लैंडिंग के बाद में यही कुछ सिर्फ 15-20 दिनों के अंदर ही शेपर्ड के भाषण सुनने के लिए 500 लोग इकट्ठा होने भी मुश्किल हो गया था। दिन ब दिन हमेशा वो रिच लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ भाषण देता और वो भाषण सुनने में किसी भी स्मॉल फोक को अभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। एक बार तो शेपर्ड का दिमाग इस तरीके से घूम गया था कि भाई साहब सीधा भाषण देने के लिए नंगा आ गया और सभी को वो बोलता है कि रिच लोगों के तरह हमें कपड़े भी पहनने नहीं चाहिए। ये कपड़े जो अपने शरीर पे है वो क्यों है? हमें जो 7 अबाउ ने जो भी बॉडी दी है उसी को लेके हमें सब जगह पर घूमना चाहिए। कपड़े पहनना मतलब गलत है। ऐसे वाहियात स्पीच के बाद में तो जितने भी उसके कुछ बचे कुचे सपोर्टर्स वगैरह थे वो भी उसको सपोर्ट करना बंद करते हैं और यही कुछ और 1-2 दिनों के बाद में शेपर्ड के साथ में हार्डली 100 लोग भी नहीं रहे थे। किंग्स लैंडिंग के राइट्स के बाद में सिर्फ 20 दिनों के बाद में शेपर्ड का किंग्स लैंडिंग पर से इन्फ्लुएंस टोटली खत्म हो चुका था। बेसिकली मून ऑफ 3 किंग्स में सबसे पहला किंग जो फेल हुआ वो था शेपर्ड। देन अभी हम बात करते हैं बाकी के 2 किंग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो सो कॉल्ड किंग कनी यानी कि किंग गेमोन पेलहेयर ने अपने किंगडम में कुछ अजीबोगरीब रूल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। गेमोन का साथ देने के लिए उसके सपोर्ट में थी इस समय पर डॉर्निश होर, सिल्वेना सैंड और उसकी माँ एसी। तो इस किंग गेमोन ने डिक्लेयर कर दिया कि अब से फीमेल्स शुड बी इक्वली ट्रीटेड एज मेल्स इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ उसने लगा दिया, बट ऑब्वियसली वो एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट होने से रहा क्योंकि वो एग्जैक्टली ऐसे आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ किंग नहीं था। दूसरी तरफ आयरन थ्रोन पे जो बैठा था वो था ट्रिस्टन ट्रूफेयर और उसने अपने कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू कर दिए। ट्रिस्टन ने पागलों के तरह आयरन थ्रोन के तिजोरी में जितने भी सोना चांदी जवाहरात और जो भी उसके पास में ड्रैगन कॉइन्स वगैरह बचे थे उन सभी को उसने पूरे किंग्स लैंडिंग में बांट दिया। फिर उसके बाद में ट्रिस्टन ने जो भी रेहनीरा ने अलग अलग टैक्सेस और लॉज लाए थे उन सबको एकदम टोटली खारिज कर दिया। ऐसा सब करने के बाद में सर पर्किन द फ्ली ने कई सारे अलग अलग गोल्ड क्लोक्स को हायर करना शुरू कर दिया और उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत किंग्स लैंडिंग में लॉ एस्टैब्लिश हुआ और सब जगह पर तबाही जो इतने टाइम से शुरू थी वो कुछ हद तक कम हो गई। तो इस तरीके से अब तक हमने जो भी चीजें जानी वो सब हो रही थी किंग्स लैंडिंग में। बट अभी हम दूसरे तरफ चलते हैं जहां पर हम जानेंगे कि आखिर रेहनीरा किंग्स लैंडिंग में से भागने के बाद उसके साथ में क्या हुआ। किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन गेट में से भागने के बाद में रेहनीरा और उसका जो भी क्रू था वो सब लोग आराम से एकदम कोस्टल साइड से धीरे धीरे होकर ऊपर जाने लगे जहां से वो जाना चाहते थे ड्रैगन स्टोन की तरफ। अब अगर रेहनीरा को ड्रैगन स्टोन पे पहुंचना है तो उसे किसी ना किसी जहाज का इंतजाम करना पड़ेगा और वो इंतजाम करने के लिए उसे किसी ना किसी बंदरगाह पे जाना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने पहले ही जाना था कि किंग्स लैंडिंग का बंदरगाह जो कि रिवर गेट के आसपास का इंपॉर्टेंट एरिया था वो पूरा का पूरा सर पर्किन द फ्ली और गटर नाइट्स के अंडर आ चुका था और उसी की वजह से किंग्स लैंडिंग के बंदरगाह से रेहनीरा ड्रैगन स्टोन के तरफ नहीं जा पाई थी। तो अभी किंग्स लैंडिंग छोड़ा तो नजदीक वाला जो बंदरगाह था वो था डस्केंडेल और इसीलिए रेहनीरा और उसके सभी साथी धीरे धीरे करके कोस्टल साइड के इलाके में से डस्केंडेल के लिए निकल पड़ता है। रेहनीरा के इस पूरे ग्रुप में रेहनीरा के साथ साथ उसका बेटा एगोन द सेकंड था और उसकी प्यारी दोस्त एलिंडा मैसी जो उसकी लेडी इन वेटिंग थी वो भी उसके साथ थी। उसी के साथ साथ उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्स थे जैसे कि सर बेलॉन बेर्ग, सर एड्रियन रेडफोर्ट, सर लाइनोल बेंटली, सर हैरोल्ड ड्रेक और उसी के साथ साथ सर मेड्रिक मैंडरली और लॉर्ड टोरहेन मैंडरली। इनके साथ साथ ही और कुछ 20 अच्छे खासे मेन एट आर्म्स थे और कुछ 3-4 और लेडी इन वेटिंग भी थे। सो यही ग्रुप धीरे धीरे करके कोस्टल रोड से पहले डस्केंडेल जाने वाला था और फिर डस्केंडेल से वो ड्रैगन स्टोन जाने वाले थे और इसीलिए इस पूरे छोटे से इंपॉर्टेंट मिशन को रेहनीराज फ्लाइट टू ड्रैगन स्टोन करके भी कहा गया है। रेहनीरा और उसका ग्रुप इस कोस्टल रोड से आराम से डस्केंडेल के तरफ निकले तो थे बट डस्केंडेल पहुंचते पहुंचते उनके सामने कई सारी चुनौतियां आ गई। ये पूरा सफर यही कुछ 7 से 10 दिनों का होने वाला था बट पूरा
ग्रुप दिन रात वहां पे डस्केंडल के लिए निकले थे, बट एक दिन ऐसे ही एक रात को वो पूरा ग्रुप कैंप करके एक जगह पर रुके हुए थे। तो यही कुछ 3-4 घंटे वहां पर अच्छे से ये पूरा ग्रुप आराम कर ही रहा था, बट देन यही कुछ 100 लुटेरों ने अचानक से उस ग्रुप पर उस रात को अटैक कर दिया। अब ये जो भी लोग थे वो पूरे वॉर से वगैरह तंग आए हुए लोग थे, उनके पास ना रहने के लिए कुछ घर थे और ना ही उनके कोई साथी थे। ये जो भी कोई लोग थे उनके सगे लोग एक्चुअली बड़े बड़े अलग अलग वॉर्स में बैटल्स में मारे गए थे, और उसी वजह से ये लोग अभी चोर लुचक के बन चुके थे। तो यही कुछ इन 100 चोरों ने, इन 100 थीव्स लुटेरों ने अचानक से रेनिरा और उसके ग्रुप पर अटैक कर दिया। अब जैसे कि हम तो जानते ही हैं कि रेनिरा के पास कुछ बहुत ही तगड़े वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स फ्रॉम द रेल्म थे, तो उन सभी नाइट्स ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। रेनिरा के तगड़े नाइट्स में से हर एक बंदा यही कुछ 5-6 लोगों को आसानी से मार सकता था, बट वैसा करने के बावजूद ये पूरी फाइट 1 घंटे के बाद में जब खत्म हो गई, तब रेनिरा को कुछ बहुत ही क्रूशल लॉसेस झेलने पड़े। इन लॉसेस में सबसे पहले आते हैं सर बेलॉन बिर्क, जिनके पीठ पर किसी ने तो जोर से 3-4 एरोज मार दिए और वो वही के वही मारे गए। वैसे ही थे सर लाइनोल बेंटली, जिनके सर पर एक किसी बंदे ने जोर से पत्थर मार दिया और उसी वजह से ही डाइड ऑन द स्पॉट। सो ये 2 इंपॉर्टेंट लोग मारे गए थे, और कुछ चोरों ने एक्चुअली रेनिरा के टेंट पर भी अटैक किया, बट रेनिरा उस हमले में बाल बाल बची थी, क्योंकि सर हैरोल्ड ड्रेक ने बहुत ही वहां पर जाबाजी दिखाई। इस डेडली हमले में बचने के बाद में यही कुछ 2 दिनों के बाद में रेनिरा और उसका पूरा ग्रुप डस्केंडल पहुंच जाता है, और ये शहर मतलब वही शहर है जहां पर इस भयानक डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में सर क्रिस्टन कोल और एमोन टारगेरियन ने तबाह करके लूटा था। अगर आपको याद है तो सर क्रिस्टन कोल ने यहाँ के लॉर्ड गंथर डार्कलिन को एकदम जोर से बिहेड कर दिया था। सर क्रिस्टन और एमोंड ने यहाँ पर डस्केंडल में इतनी लूटपाट मचाई थी और इतना ज्यादा कत्ले आम किया था कि इस शहर में अभी कोई ज्यादा मर्द बाकी ही नहीं रहे थे। एक जमाने के बहुत ही पॉश जबरदस्त बंदरगाह रहे डस्केंडल की हालत अभी बहुत ही पतली हो गई थी। जैसे ही रेनिरा और उसके साथी इस शहर में घुसते हैं तो वो सब जगह पर तबाही देखते हैं, और उसी तबाही के बीच में से रेनिरा अपने बेटे के साथ और उसके ग्रुप के साथ में डस्केंडल के कैसल के तरफ निकल जाती है। इवेंचुअली डस्केंडल के हाउस डार्कलिन के कैसल में रेनिरा और उसका पूरा ग्रुप पहुंच जाता है। इस कैसल में इस समय पर लेडी मेरेडिथ डार्कलिन मौजूद थी, जो अपने मरे हुए हस्बैंड के याद में यहाँ पर अभी रूल कर रही थी, क्योंकि इस समय पर लेडी मेरेडिथ और मरे हुए गुंथर डार्कलिन का बेटा बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पर जैसे ही मेरेडिथ और रेनिरा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो रेनिरा ये समझ ही जाती है कि मेरेडिथ डार्कलिन उस पर काफी खफा है। मेरेडिथ का यहाँ पर बर्ताव बहुत ही गुस्सेल होता है, और वो रेनिरा को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती। वो यहाँ पर ऐसी बातें करती है कि मानो वो चाहती है कि रेनिरा वहां पर कैसल में नहीं रुके। अब मेरेडिथ डार्कलिन का जो हाउस डार्कलिन है वो एक्चुअली ब्लैक्स के यानी कि रेनिरा के एक्चुअली सपोर्टर्स है, बट फिर भी मेरेडिथ ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका सिंपल जवाब है, मेरेडिथ डार्कलिन मानती है कि उसके क्वीन रेनिरा के वजह से ही पूरा डस्केंडल का बंदरगाह जला। मेरेडिथ रेनिरा को गुस्से में पूछती है कि रेनिरा तुम कहाँ थी जब पूरे डस्केंडल को जलाया जा रहा था? यहाँ पर मेरेडिथ के सवाल का कोई भी जवाब रेनिरा के पास में नहीं था। वहां पर रेनिरा एकदम सैड होती है, शी डजंट गिव एनी आंसर। वो बस चाहती थी कि उसे कुछ तो करके कुछ दिनों के लिए वहां पर डस्केंडल में पनाह मिल सके। तो जब मैंडरली ब्रदर्स उसके रिलेटेड मेरेडिथ से बात करते हैं, तो मेरेडिथ डार्कलिन इस गुजारिश को सीधा ठुकरा देती है। तो इस पेचीदा सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट साबित होता है रेनिरा का किंग्स गार्ड सर हैरोल्ड डार्क।
तो एक ज़माने में एक्चुअली ये सर हैरोल्ड डार्क सर स्टेफन डार्कलिन के स्क्वायर थे, और सर स्टेफन डार्कलिन के अंडर ही सर हैरोल्ड डार्क ने एकदम अच्छे से फाइटिंग को वगैरह सीखा था। और ये सभी चीज़ें उन्होंने सीखी थी डस्कंडेल के कैसल में ही। तो अब यहाँ पर स्पाइसी बैक स्टोरी की चीज़ ये है कि जब सर हैरोल्ड डार्क वहाँ पर डस्कंडेल के कैसल में रुके थे, तब वहाँ पर रहते रहते सर हैरोल्ड और इस मेरिडिथ डार्कलिन का एक अलग ही सीक्रेट से अफेयर शुरू था। तो बेसिकली यहाँ पर इन दो लवर्स का एक तरीके से रियूनियन हो गया था। तो सर हैरोल्ड डार्क और मेरिडिथ एकदम वन ऑन वन बातें करते हैं, और सर हैरोल्ड अपने पुराने प्यार मेरिडिथ को कैसे तो करके कन्विंस करते हैं कि रेनिरा और उनको वहां पर रहने दिया जाए। तो वैसे तो यहाँ पर डस्कंडेल में यही कुछ 7 दिन रेनिरा और उसका पूरा ग्रुप रहे थे, बट यहाँ पर वो जब डस्कंडेल के कैसल में रुके थे तब एक बहुत ही अच्छी चीज रेनिरा के साथ में होती है, एंड दैट वाज लॉर्ड क्रेगन स्टार्क का यहाँ पर डस्कंडेल में एक रेवन आता है। तो अभी फाइनली क्रेगन ने अपनी ऑलमोस्ट 10,000 की स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न मैन की आर्मी रेडी की थी, और वो धीरे धीरे साउथ के तरफ मार्च करने लगा था। जैसे जैसे वो मार्च करता है वैसे उसे लगा कि उसे सब जगह पर रेवंस भेज के इतला करना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। पूरे वेस्टेरोस को समझना चाहिए कि नॉर्दर्न मैन अभी ब्लैक्स के तरफ से रेनिरा के तरफ से साउथ पे मार्च करने लगे हैं। तो ब्रेस योरसेल्फ। इस तरीके से एक सबको डराने वाला रेवन उसने सब जगह पर भेजा था, और डस्कंडेल में भी यही रेवन आता है। जैसे ही रेनिरा ये रेवन पढ़ती है कि उसके सपोर्ट में फाइनली क्रेगन स्टार्क और नॉर्दर्न मैन की मैसिव आर्मी आ रही है, तो उसे तो लगता है कि वो अभी किंग्स लैंडिंग को वापस जीत लेगी। जैसे जैसे रेनिरा वहां पर लॉर्ड क्रेगन स्टार्क का लेटर पढ़ती होती है, तभी एगोन द यंगर वहीं पे होता है। अपने माँ रेनिरा को खुश देख के एगोन द यंगर उसे पूछता है कि माँ, ये क्रेगन स्टार्क आखिर कौन है? उनके आने से आप इतना खुश क्यों हो? कहीं हमें ये क्रेगन स्टार्क भी बाकी लोगों के तरह धोखा तो नहीं देगा? तब रेनिरा अपने प्यारे बेटे एगोन द यंगर के सर पे से हाथ घुमाकर उसे बताती है, बेटा, नॉर्दर्न मैन एंड स्टार्क्स ऑनरेबल है, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तुम ये बात अच्छे से समझ लो, अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी होता है, मैं अगर मर जाती हूँ या फिर मेरे साथ कुछ भी भला बुरा होता है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड क्रीगन स्टार्क पर अच्छे से भरोसा कर सकते हो। ऐसे सुनते ही एगोन द यंगर एकदम इमोशनल होता है और अपने माँ को गले लगाता है, बट उसके मन में, उसके जहन में अभी एक बात बैठ गई थी कि लॉर्ड क्रेगन स्टार्क मतलब एक जाबाज ऑनरेबल इंसान है जिस पर वो हमेशा विश्वास कर सकता है। लॉर्ड क्रेगन जैसे ही यहाँ पर एक्चुअली एक वेल से ईरी से भी रेवन आता है, और उस रेवन में लेडी जेन ने कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई। मेडन ऑफ द वेल लेडी जेन ने अपने भेजे हुए लेटर में सबको बता दिया कि वेल में इस समय पर सब जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ने के वजह से वो अपने डेंजरस नाइट्स ऑफ द वेल को बाय रोड अच्छे से भेज ही नहीं पाई, और इसी वजह से कई सारे बैटल्स में हम नाइट्स ऑफ द वेल को ही नहीं देख पाए। तो लेडी ऑफ वेल ने यहाँ पर इस लेटर में रेनिरा को सीधा बता दिया कि अगर आप कुछ शिप्स वगैरह गर्ल टाउन को भेजते हो तो उन शिप्स में मैं नाइट्स ऑफ द वेल को अच्छी तरीके से भरकर किंग्स लैंडिंग को भेज सकती हूँ, और किंग्स लैंडिंग पर हम वापस कब्जा कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पर लेडी ऑफ वेल की गुजारिश रेनिरा को थी। तो ऐसी सब कुछ चीजें यहाँ पर डस्कंडेल में रहते रहते होती है, बट रेनिरा का प्लान तो इस समय पर एक ही था कि उसे कुछ भी करके ड्रैगन स्टोन जाना था, क्योंकि उसके मुताबिक ड्रैगन स्टोन उसके लिए और उसके बेटे के लिए एकदम ही सेफ प्लेस होगा। बट अगेन, अगर ड्रैगन स्टोन उसे जाना है तो वो कैसे जाएगी? रेनिरा के पास में इस समय पर कुछ भी गोल्ड कॉइन्स बाकी नहीं थे। रेनिरा कहने के लिए तो ब्लैक क्वीन थी, बट शी वॉज टोटली ब्रोक। उसके पास ना कोई फ्लीट थे, ना कोई जहाज वगैरह थे, और ना ही कोई पैसे थे। रेनिरा दिन रात रोती रहती थी, और उसे एगोन और एलिंडा मेसी साथ देते रहते। उन दोनों के वजह से ही रेनिरा को थोड़ा सा सहारा मिलता, बट वो टोटली टूट चुकी थी। तो ऐसे ही यही कुछ 10 दिन रेनिरा डस्कंडेल में रह जाती है, और एक दिन लेडी मेरेडिथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सीधा रेनिरा को कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरे कैसल में से निकल जाना है।
आई वॉन्ट यू आउट। बट रेनिरा अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसके पास शिप हायर करने के लिए पैसे ही नहीं थे। इवेंचुअली रेनिरा डिसाइड करती है कि उसके पिता का क्राउन, जो कि अभी वो खुद इतने टाइम से पहन रही थी, उस आइकॉनिक टारगेरियन क्राउन को वो बेच देगी। इवेंचुअली रेनिरा वैसे ही करती है, वो अपने क्राउन टारगेरियन लेगेसी के एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को लिटरली बेचती है, और उसको बेचकर उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो पैसे वो एक ब्रावोसी कैप्टन को देती है, ताकि वो कैप्टन अपने शिप वायोलैंड में बिठाकर रेनिरा और उसके ग्रुप को ड्रैगनस्टोन पर ले जा सके। तो इस तरीके से ये सभी प्लानिंग होती है। बट फिर भी यहाँ पर उसके जो लॉयलिस्ट थे हैरोल्ड डार्क और सर मेड्रिक मैंडरली रेनिरा को सीधा कहते हैं कि ड्रैगनस्टोन उसे नहीं जाना चाहिए। हैरोल्ड डार्क तो सीधा कहते हैं कि हमें गल टाउन जाना चाहिए, और गल टाउन से हम सीधा ईरी चलेंगे, जहां पर हम लेडी ऑफ वेल को मिल सकेंगे, और वहां पर अच्छे से रिग्रुप करके हम वापस किंग्स लैंडिंग को जीत लेंगे। देन फिर मेड्रिक एंड टॉरेन दोनों मैंडरली ब्रदर्स तो सीधा कहते हैं कि योर ग्रेस आप एक्चुअली व्हाइट हार्बर चलो, वहाँ पर हम आपको अच्छे से होस्ट करेंगे, और हम नॉर्थ से आने वाले पूरे बड़े नॉर्दर्न मैन के आर्मी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही यही कुछ 20-30 दिनों के बाद में पूरी नॉर्दर्न मैन की आर्मी व्हाइट हार्बर के आसपास आती है, तो तभी हम भी अपनी आर्मी उसमें ज्वाइन करेंगे, और एक बड़ी आर्मी लेके हम वापस किंग्स लैंडिंग पर मार्च करेंगे और उसे जीत लेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों भी जो ओपिनियंस थी सर हैरोल्ड और मैंडरली ब्रदर्स की, दोनों की गाइडेंस ये जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। वेल में ईरी में जाना या फिर व्हाइट हार्बर में जाना, ये दोनों भी बहुत ही अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर रेनिरा के सामने थे। बट रेनिरा यहाँ पर अपने जिंदगी का आखिरी हॉरिबल डिसीजन लेती है। शी चूजेस टू गो टू ड्रैगनस्टोन। रेनिरा कहती है कि उसने ये मन बना लिया है कि ये फ्लाइट ऑफ ड्रैगनस्टोन वो कंप्लीट करके रहेगी। उसके पिता विसेरिस ने उसे प्रिंसेस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया है, और ड्रैगनस्टोन पर सभी लोग अभी भी उसके अंडर वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा ही रेनिरा को लगता है। और इसीलिए रेनिरा वहाँ पर डिसाइड करती है कि उसका जो अपना खुद का तख्त है, जो ड्रैगनस्टोन का उसका तख्त है, वहीं पे जाके वो रहेगी, और वहाँ से वो आगे का जो भी वॉर है उसको कंडक्ट करेगी। उसे किसी का भी बोझ नहीं बनना है। वो एक क्वीन के तरह अपने घर से पूरे वेस्टरोस पर वापस रूल करेगी, और जैसे ही नॉर्दर्न मैन की आर्मी आती है तो वो वापस वॉर को चालू करके किंग्स लैंडिंग को अच्छे से जीत लेगी। तो अभी हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अगर आपको याद है कि जब रेनिरा, डेमॉन और कई सारे अलग अलग ड्रैगन राइडर्स एक्चुअली ड्रैगन स्टोन से ही निकले थे किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए, और वैसा जब रेनिरा और डेमॉन ने किया, उन्होंने जब ड्रैगन स्टोन को छोड़ा था, तभी एक्चुअली ड्रैगन स्टोन पर उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को अपॉइंट करके रखा था। वहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर इस समय पर ड्रैगन स्टोन के 2 किलेदार रखे गए थे। एक तो था सर रॉबर्ट क्विंस और दूसरा था सर एल्फ्रेड ब्रूम, और उसी के साथ साथ वहाँ पर सर रॉबर्ट क्विंस के अंडर उनके गाइडेंस के नीचे एक टारगेरियन को रखा गया था, एंड दैट वाज बेला टारगेरियन, जो कि डेमॉन और लेना की बेटी है। उसी के साथ साथ वहीं पर इस समय पर एक्चुअली ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस भी होते हैं, जिन्हें रेनिरा ने किंग्स लैंडिंग में से निकाल कर वापस ड्रैगन स्टोन पर भेजा था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस के कुछ ओपिनियंस रेनिरा को पसंद नहीं आए थे, उसको गुस्सा आ गया था, और इसीलिए उसने रेड किप में से गेरार्डिस को भगाकर ड्रैगन स्टोन भेजा था। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लोग इस समय पर ड्रैगन स्टोन पर थे। सबसे मेन थे सर रॉबर्ट क्वींस, जो एक्चुअल किलेदार है पूरे ड्रैगन स्टोन के। देन सर एल्फ्रेड ब्रूम आते हैं, जो एक्चुअली सर रॉबर्ट क्वींस के अंडर, उनके मतलब आप राइट हैंड मैन कह सकते हो, ऐसे थे। एंड देन फिर आते हैं बेला एंड गेरार्डिस। तो इवेंचुअली वायोलैंड नाम के एक ब्रावो सी शिप में रेनिरा, एगॉन द यंगर,
एलिंडा मैसी, मैंडरली ब्रदर्स और उसके सभी इम्पोर्टेंट मेन एट आर्म्स और नाइट्स, ऐसे सभी लोग अच्छे से बैठे रहते हैं और ये वायलेंट शिप बस 2 दिनों के बाद में ड्रैगनस्टोन के बंदरगाह पे आ जाती है। जैसे ही ये शिप यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर पहुंचती है तो उस शिप में से रेनीरा, एलिंडा मैसी और उसके सभी इंपॉर्टेंट मेन एट आर्म्स और उसका क्वींस गार्ड और तगड़े नाइट्स उतरते हैं। बट यहाँ पर मैंडरली ब्रदर्स नहीं उतरते। यहाँ पर मैंडरली ब्रदर्स रेनीरा को अलविदा करते हैं क्योंकि उस वायोलेंट शिप में बैठकर मैंडरली ब्रदर्स को जाना था अपने घर व्हाइट हार्बर पे। तो ऐसा ही होता है, उस दिन शाम को बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और ड्रैगनस्टोन का बंदरगाह सरप्राइजिंगली एकदम सूना सूना सा लग रहा था। यूजुअली यहाँ पर ड्रैगनस्टोन के बंदरगाह पर इस समय पर शाम को बहुत ही अच्छी चहल पहल होती रहती थी, बट इस समय पर ड्रैगनस्टोन के बंदरगाह पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। रेनीरा ने ये सभी चीजें ज्यादा वैसे नोटिस नहीं की और वो जल्द से जल्द ड्रैगनस्टोन के अपने टारगेरियन कैसल के तरफ निकलने लगती है। उसे लगता है कि ड्रैगनस्टोन के कैसल में जाकर वो सेफ रहेगी और उसका बेटा एगोन द यंगर भी एकदम सुरक्षित रहेगा। बट रेनीरा को ये पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ी गद्दारी होने वाली थी। तो जैसे जैसे रेनीरा और उसका ग्रुप थोड़ा सा आगे बंदरगाह से निकलते हैं तो ड्रैगनस्टोन कैसल के सामने फाइनली रेनीरा को रिसीव करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। इसमें सबसे आगे होता है सर एल्फ्रेड ब्रूम, जो रेनीरा को रिसीव करने के लिए आता है और उसे देखते ही रेनीरा सीधा पूछती है कि सर रॉबर्ट क्विंस कहाँ पर है। तो सर एल्फ्रेड ब्रूम यहाँ पर जवाब देते हैं, सर रॉबर्ट इज बैक एट कैसल वेटिंग। इस आंसर के बाद में रेनीरा और उसका पूरा ग्रुप सर एल्फ्रेड ब्रूम को फॉलो करने लगता है और वो धीरे धीरे ड्रैगनस्टोन के कैसल में घुसने लगते हैं। जैसे ही कैसल के सामने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा गेट आता है तो वहां पर सर रॉबर्ट क्विंस रेनीरा का वेट करते होते हैं। तो यहाँ पर सर रॉबर्ट क्विंस रेनीरा का वेट जरूर कर रहे थे, बट फर्क बस इतना ही था कि सर रॉबर्ट क्विंस जिंदा नहीं थे। मोटे सर रॉबर्ट क्विंस की कटी हुई लाश वहां पर ड्रैगनस्टोन के गेट पर थी। थोड़े मोटे से सर रॉबर्ट क्विंस के कटे हुए लाश के साइड में ही ड्रैगनस्टोन के कैसल के गेट पर दूसरी लाश थी, ग्रैंड मास्टर गेरार्डिस की। सबसे पहले ये दोनों भी कटी हुई लाशें छोटे एगोन ने नोटिस की और उसे वहां पर समझ गया कि आखिर ये सब झमेला क्या है। वो वहां पर चिल्लाया, मदर फ्ली, माँ भागो। बट इट वॉज टू लेट। कुछ समझने के पहले सर एल्फ्रेड ब्रूम और उसके साथी लोगों ने रेनीरा के क्वींस गार्ड पर एक जोर से हमला कर दिया। रेनीरा और उसके क्वींस गार्ड को समझने के पहले वहां पर एकदम 30-40 अच्छे तगड़े मेन एट आर्म्स आ चुके थे और सर एल्फ्रेड ब्रूम के लीडरशिप में उन सभी मेन एट आर्म्स ने रेनीरा के क्वींस गार्ड को चुन चुन के मारा। एक छोटे से बैटल के बाद में वहां पर क्वींस गार्ड सर हैरोल्ड ड्रेक, सर एड्रियन रेडफोर्ड, सर लोरेथ लैंसडेल और बाकी के 20 मेन एट आर्म्स वहां पर रेनीरा के लिए शहीद हो गए। वहां पर छोटा एगोन गुस्से में रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसे लग रहा था कि उसके माँ को भी वहां पर मारा जाएगा। बट कमीने सर एल्फ्रेड ब्रूम ने एकदम जोर से वहां पर रेनीरा को पकड़ के रखा था। जैसे ही एगोन वो देखता है तो उसने गुस्से में एक छोटा सा एक्स उठाया और वो सीधा एल्फ्रेड ब्रूम को मारने ही चला गया। बट सर एल्फ्रेड ने छोटे एगोन को एकदम जोर से लाफा मार दिया और बेचारा छोटा एकदम जोर से दूर जाके गिर गया। एलिंडा मैसी ने कैसे तो करके एगोन को संभाला। वो बेचारा रो ही रहा था, एलिंडा भी रो ही रही थी और दूसरे तरफ रेनीरा ने एक जोर से चाटा सर एल्फ्रेड ब्रूम को मारा और वो जोर से चिल्लाई, क्यों क्यों ऐसा तुम क्यों कर रहे हो।
सर एल्फ्रेड ब्रूम रेनिरा को देख के सिर्फ मुस्कुराते हैं और वहां पर उसको बंदी बनाते हैं। तो ये जो भी सर एल्फ्रेड ब्रूम करके ड्रैगनस्टोन पर ये नाइट होता है वो एक्चुअली ओल्ड किंग जहेरिस के टाइम से ड्रैगनस्टोन पर एकदम अच्छे से काम करता होता है। वो ऑलमोस्ट 47 ईयर ओल्ड बंदा है और वो ड्रैगनस्टोन के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर नाइट्स में से एक आता है और वो एक्चुअली ब्लैक्स का कट्टर लॉयलिस्ट भी था। बट अगर ऐसा है तो उसने अभी यहाँ पर धोखा क्यों दिया? तो अभी ये एल्फ्रेड ब्रूम के बारे में जो भी चीजें हैं वो हमें अच्छे से अगले एपिसोड में ही पता चलेगी। बट इस एपिसोड में हमें ये जरूर पता चलेगा कि सर एल्फ्रेड ब्रूम ने किसे सपोर्ट किया है और किसके लिए उसने रेनिरा को धोखा दिया। कुछ ही टाइम में सर एल्फ्रेड ब्रूम और उसके साथी रेनिरा, एगॉन द यंगर और एलिंडा मैसी को घसीटकर ड्रैगनस्टोन के दरबार में लाते हैं एंड सरप्राइज सरप्राइज रेनिरा के सामने होता है सो कॉल्ड डेड मैन एगॉन द सेकेंड एंड इंजोर्ड गोल्डन ड्रैगन सनफायर। जी हाँ, इस इंफॉर्मेशन से जिस तरीके से हम सभी शॉक्ड हुए वैसे ही रेनिरा भी वहां पर शॉक्ड हो गई। अब यहाँ पर ड्रैगनस्टोन के दरबार में एगॉन द सेकेंड और उसका इंजोर्ड ड्रैगन सनफायर कहाँ से आ गए? एगॉन द सेकेंड एक्चुअली फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग के बाद में गायब हो गया था, तो अभी वो यहाँ पर ड्रैगनस्टोन पर कैसे आ गया? दूसरी तरफ हमने आखिरी बार सनफायर ड्रैगन को देखा था एपिसोड 18 में। तब हमने देखा कि एक्चुअली सनफायर रुक्सरेस्ट के नज़दीक अच्छे से कुछ टाइम के लिए रह रहा था, बट वहाँ पर उस पर वॉलिस मूटोन यानी कि मैनफ्रेड मूटोन के बड़े भाई ने अटैक कर दिया और वॉलिस मूटोन और उसके यही कुछ 100 मैन एट आर्म्स को सनफायर ने बहुत ही बुरी तरीके से भगा भगा कर मार डाला था। सनफायर पर जानलेवा हमला हुआ था बट वो कैसे तो करके बचता है और वो रुक्सरेस्ट के नजदीकी इलाके में से कहीं तो भाग गया था। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के बारे में चीजें जानी थी। बट अभी सवाल ये आता है कि ये दोनों एगॉन द सेकेंड और सनफायर एक दूसरे को कहां पर मिले और वो यहाँ पर अचानक से ड्रैगनस्टोन में कहां से आ गए? अभी ये जो चीज है उसकी एक बहुत ही इन डेप्थ बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है जो हम सब कुछ जानेंगे एक इन डेप्थ फ्लैशबैक एपिसोड में, जो कि अगला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम नहीं जानेंगे उसके रिलेटेड। अभी हम सीधा जानते हैं कि जब एगॉन द सेकेंड और रेनिरा का फेस ऑफ हुआ तो आखिर क्या हुआ। तो जैसे ही रेनिरा एगॉन द सेकेंड को यहाँ पर देखती है तो वो नोटिस करती है कि एगॉन द सेकेंड अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। हमने काफी टाइम पहले देखा था कि रेनिस और उसके डेंजरस रेड क्वीन मेलिस ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन सनफायर और उसके राइडर एगॉन द सेकेंड को बहुत ही बुरी तरीके से उनके बैटल में इंजर्ड किया था। उसी बैटल के वजह से जो भी बहुत ही बुरी इंजुरीज एगॉन द सेकेंड को हुई थी उसमें से वो अभी भी बिल्कुल भी उभर के अच्छे से एकदम हेल्दी वगैरह नहीं हुआ था। उसके पूरे बदन पे यहाँ वहाँ पर बहुत ही बुरे वुंड्स दिख रहे थे और ऐसा क्लियरली दिख रहा था कि एगॉन द सेकेंड अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तो ड्रैगनस्टोन के तख्त पर एकदम इंजर्ड एगॉन वहां पर बैठा हुआ रहता है और वहीं पर उस दरबार में और भी ज्यादा इंजर्ड सनफायर भी वही मौजूद था। एगॉन द सेकेंड के साथ साथ हम बाकी कुछ मेन एट आर्म्स और नाइट्स की बात करते हैं तो एगॉन द सेकेंड के आजू बाजू में 4 इंपॉर्टेंट बंदे नजर आ रहे थे और यही कुछ ऑलमोस्ट 100 मेन एट आर्म्स उस दरबार में मौजूद थे। तो अभी ये जो एगॉन द सेकेंड के बाजू में 4 इंपॉर्टेंट दिखने वाले जो बंदे थे उन चारों में एक था सर एल्फ्रेड ब्रूम। फिर उसके बाद में दूसरा वहां पर और एक कोई तो बंदा होता है जो एक्चुअली व्हाइट क्लोक में था। तो मे बी ये जो भी बंदा है वो एगॉन द सेकेंड का नया कोई किंग्स गार्ड हो सकता है। देन उस व्हाइट क्लोक वाले बंदे के जस्ट बाजू में और 2 बहुत ही अजीब से दिखने वाले 2 बंदे भी मौजूद थे। तो अभी ये 2 बंदे और वो व्हाइट क्लोक वाला बंदा आखिर कौन है ये चीज भी हम इस एपिसोड में नहीं जानेंगे। वो सब कुछ हमें बाद
बाद में अगले एपिसोड में पता चलेगा ही। सनफायर धीरे धीरे से यहाँ वहां पर पीछे से रेंग रहा था, वो एकदम रोने की तरह आवाजें निकाले जा रहा था। उसके बॉडी को अगर देखते हैं तो उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरीके से जली हुई और एकदम बहुत ही बदसूरत हो चुकी थी। एक समय का पूरे दुनिया का सबसे खूबसूरत ड्रैगन अभी पूरे दुनिया का सबसे वाहियात अगलीएस्ट ड्रैगन बन चुका था। सनफायर का एक पंख बहुत ही अजीब तरीके से आधा हील हुआ था और आधा टूटा था, और सब जगह पर उसके बॉडी पर यहाँ वहाँ पर ओपन वुंड्स होते हैं, यहाँ वहाँ से खून बह रहा था, और उसके ऊपर मक्खियाँ और मच्छर बार बार रेंग रहे थे, और उन्हीं मक्खियों को अपने जख्मों पर से सनफायर जोर जोर से उड़ा रहा था। इसी में सबसे बुरी चीज तो ये भी थी कि सनफायर की तो अभी एक आंख ही नहीं थी। सनफायर यहाँ वहां पर बस घूमे जा रहा था और गुस्से में अपने नाक से धुआं छोड़ रहा था, और बार बार ऐसे चिल्लाया कि मानो वो रो ही रहा हो। तो ऐसा सब यहाँ पर माहौल होता है, और इसी में रेनिरा और एगोन द सेकंड का फाइनली एक एपिक फेस ऑफ हुआ। रेनिरा यहाँ पर डरती नहीं है, वो उल्टा ब्रेवली एकदम हंसती रहती है, और एगोन द सेकंड के सामने आकर कहती है, ओ ब्रदर, तुम्हारे इस खूबसूरत सनफायर द गोल्डन ड्रैगन की ये हालत किसने की? तब इसके रिप्लाई में एगोन द सेकंड कुछ बोलता नहीं है। वो एकदम स्वैग में ड्रैगन स्टोन के तख्त पर बैठा हुआ रहता है, और उसके सर पर था एगोन द कॉन्करर का क्राउन। आगे यहाँ पर रेनिरा कहती है, डियर ब्रदर, मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए होगे। तभी इसके जवाब में एगोन कहता है, आफ्टर यू सिस्टर, मैं कैसे पहले मरूंगा? तुम तो बड़ी बहना जो ठहरी, तुम्हें पहले मरना चाहिए। यू डाई फर्स्ट। ऐसा कह के एगोन द सेकेंड वहां पर हंसने लगता है। उसके रिप्लाई में रेनिरा भी हंस के कहती है, वाह ब्रदर, अच्छा है, एटलीस्ट आज तुम्हें पता तो चला कि हम दोनों में बड़ा कौन है, और कैसे बड़े बहन की किसी भी चीज पर पहला अधिकार होता है। जैसे ही यहाँ पर रेनिरा ये हार्ड कोर ताना मारती है, तब एगोन द सेकंड के चेहरे की स्माइल मिट गई। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, बट एक सैडनेस आ गई। कुछ चंद सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, वहां पर एगोन द सेकंड को भी ऐसा लगा कि उसने जो भी पूरा वॉर किया अपने बड़े बहन के खिलाफ, क्या वो एकदम अननेसेसरी स्टूपिड वॉर था? मैंने ये वॉर क्यों किया होगा? ऐसा ही कुछ सवाल वहां पर उस सैड चेहरे पर एगोन द सेकंड के रहता है। मानो ऐसा लगता है कि एगोन द सेकंड कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो रेनिरा को अपनी बड़ी बहन माना, और उसे कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, थोड़ा क्यों ना हो, रिग्रेट हुआ। बट ऐसा कुछ ही सेकंड्स का यहाँ पर ये जो लम्हा होता है, उसी में वहां पर रेनिरा आगे कहती है, सो ब्रदर, आई गेस हम तुम्हारे प्रिजनर्स हैं, बट ऐसा ना सोचो कि तुम हमें ज्यादा दिन अपने कब्जे में बंदी बना के रख सकते हो। मेरे वफादार लोग हमें ढूंढने के लिए जरूर आएंगे, और वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तो तुम्हें पता ही है। अब रेनिरा के ऐसा कहने के बाद में एगोन द सेकंड को बड़ा गुस्सा आ गया। वो वहां पर एंग्रीली गुस्से में बट हंसकर वहां पर कहता है, हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारे सपोर्टर्स तो यहाँ पर जरूर आएंगे, बट उन्हें तुम यहाँ पर मिलोगी ही नहीं। अगर उन्हें तुम्हें ढूंढना है तो उन्हें 7 हेल्स में जाके ढूंढना होगा। ऐसा कहकर एगोन द सेकंड अपना हाथ ऊपर करता है। इतने समय तक एगोन द यंगर वहां पर दरबार में अपने माँ रेनिरा को एकदम कस के पकड़ा हुआ था, बट रेनिरा को कुछ वहां पर समझने के पहले ही एगोन द सेकंड का हाथ ऊपर देखते ही सर एल्फ्रेड ब्रूम वहां पर रेनिरा को जोर से एक जगह पर खींच के लेके जाने लगते हैं, और फिर जो दो अजीब से दिखने वाले जो बंदे थे वो एगोन द यंगर को खींचकर दूसरे तरफ लेके जाने लगते हैं। एगोन द यंगर कैसे तो उन
दोनों के चंगुल से छूटकर अपने माँ के पास भागने लगता है, बट रेनिरा और एगोन द यंगर के बीच में वो एक व्हाइट क्लोक वाला बंदा आ गया। उस व्हाइट क्लोक वाले बंदे और सर एल्फ्रेड ब्रूम ने वही के वही माँ और बेटे को वापस जुदा कर दिया और इस तरीके से रेनिरा और एगोन को जुदा किया गया। रेनिरा और एगोन दोनों बहुत ही रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट सर एल्फ्रेड ब्रूम ने घसीट कर बंधे हुए रेनिरा को सनफायर के सामने लाया। अभी इस समय पर कुछ बहुत ही सैड चीजें भी होती है जो कि थोड़ी सी एडल्ट्रेटेड कुछ सुनने वालों को लग सकती है, बट एज यू ऑल नो दैट दिस चैनल इट्स टोटली अनफिल्टर्ड। मैं जैसे बुक में है वही चीजें आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं वो ओपनली आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली बुक में हमें ये पता चलता है कि रेनिरा जब सर एल्फ्रेड ब्रूम के साथ में थोड़ी हाथापाई वगैरह कर रहे थे, तब कमीने सर एल्फ्रेड ब्रूम रेनिरा के कपड़ों को पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे और उस हाथापाई में रेनिरा के कुछ कपड़े वगैरह फटते हैं एंड वन ऑफ हर ब्रेस्ट केम आउट और वहां पर दरबार में रेनिरा हाफ नेकेड हो गई थी। रेनिरा को सनफायर के सामने यहाँ पर एल्फ्रेड ब्रूम अच्छी तरीके से पकड़ ही नहीं पा रहा था, तो वो इवेंचुअली वहां पर रेनिरा को सीधा बता देता है कि अगर तुमने अभी यहाँ पर हिलना बंद नहीं किया, इफ यू डोंट स्टे पुट एंड स्टैंड स्टिल, तो वहां पर दूसरे तरफ तुम्हारे बेटे एगोन द यंगर को हम काट देंगे। तब वहां पर रेनिरा दूसरे तरफ देखती है, तब वो दो कमीने बंदे जो थे उन दोनों ने अपना अपना खंजर एगोन द सेकंड के गले पर रखा था और ये देख के रेनिरा फाइनली शांत हो गई। एल्फ्रेड ब्रूम भी रेनिरा को छोड़ के वहां से निकल गया और यहाँ पर रेनिरा अपने छोटे बेटे एगोन को कहती है, बेटा अपनी आंखें बंद कर दो। एगोन द यंगर वहां पर रोता है, चिल्लाता है, माँ माँ प्लीज अंकल एगोन मेरे माँ को छोड़ दो, प्लीज प्लीज माँ। जैसे जैसे वहां पर छोटा एगोन चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तब वहां पर दरबार में सभी लोग हंस रहे थे। तब वहां पर वो चारों कमीने हंस रहे थे और उसी समय वहां पर एगोन द सेकंड वलेरियन लैंग्वेज में एक सनफायर को हुक्म देता है, सनफायर जला डालो इस औरत को, ड्रकारिस सनफायर। सनफायर कैसे तो करके एकदम अजीब से ताल में, अजीब से ट्विस्ट होते हुए मानो एक सांप की तरह वहां पर रेनिरा के सामने आता है, बट वहां पर एकदम ही एंटी क्लाइमेटिक चीज हो गई क्योंकि सनफायर को रेनिरा पर आग मारने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लिटरली अपने ही राइडर एगोन द सेकंड के ऑर्डर के अगेंस्ट गया, बट देन सर एल्फ्रेड ब्रूम ने रेनिरा के एक ओपन वाला जो ब्रेस्ट था उस पे खंजर से एक कट मारा और जैसे ही रेनिरा के खून का स्मेल सनफायर को आ गया, तब जाके सनफायर वापस रेनिरा के तरफ अच्छी तरीके से बढ़ा और उसके सामने आके खड़ा हो गया। यहाँ पर सबसे पहले तो सनफायर ने एक गर्मा गर्म सांस रेनिरा पर छोड़ी, देन उसने एक अच्छा सा इनहेल मारा एंड देन सनफायर ने वहां पर अपनी ब्यूटीफुल गोल्डन फायर सीधा रेनिरा पर ब्लास्ट कर दी। सनफायर वैसे तो अभी बहुत ही बदसूरत बन गया था, बट उसकी ये फायर जो थी वो अभी भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रेड थी और उसी भयानक बट उतने ही डेंजरस डेडली ड्रैगन फायर के नीचे रेनिरा की बॉडी कुछ ही मिनटों में एशेश बन गई। सनफायर ने इतने जोर से एकदम पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से गोल्डन फायर मारी थी कि दरबार में कुछ अलग अलग लोगों के कपड़ों में भी आग लग गई और इवन एल्फ्रेड ब्रूम का भी क्लोक जलने लगता है, बट कैसे तो करके सब जगह की आग उन्होंने बुझा डाली थी। एक्चुअली ऐसा तो नहीं हुआ था कि रेनिरा बस कुछ ही सेकंड्स में एकदम एशेश बन गई थी, वो एक्चुअली यही कुछ 30 से 40 सेकंड्स के लिए वहां पर दरबार में सबके सामने जिंदा जल रही थी और उस हालत में उसने एगोन द सेकंड को बहुत ही ज्यादा गालियां दी और वो सब जब रेनिरा की गाली गलोच वहां पर शुरू थी, तभी सनफायर एकदम जोर से वापस रेनिरा पर अटैक करता है और
उसने दरबार में सबके सामने रहेनीरा को सीधा खा दिया। छोटे एगोन द यंगर ने अपने ही माँ रहेनीरा को पहले तो ड्रैगन फायर से जलते हुए देखा और फिर एक ड्रैगन को उसने उसके ही माँ को खाते हुए देखा। अब एक 10 साल का बच्चा अपने माँ को इस तरीके से मरते हुए देखेगा तो उस पे क्या बीत सकता है, वो कितना डिप्रेस हो सकता है, ये बताने के लिए हमें कुछ साइकोलॉजी की पीएचडी तो नहीं चाहिए। वो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देख के एगोन द यंगर तो वहीं पे बेहोश हो जाता है और दूसरे तरफ लेडी एलिंडा मैसी ने तो कुछ और ही हरकत कर डाली। रेनीरा की दोस्त लेडी इन वेटिंग लेडी मैसिंडा ने ये भयानक इंसिडेंट देखा। उसने अपने दोस्त को जलते हुए देखा और वो देखकर उसने गुस्से में अपनी खुद की आंखें ही फोड़ डाली। You wish to know your death, child? तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दिस इज द एंड ऑफ रहेनीरा टारगेरियन। सो पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर रहेनीरा की इस तरीके से 33 के उम्र में मौत हो गई थी। ये पूरा भयानक कांड होने के बाद में वहां पर हरामी सर अल्फ्रेड ब्रूम एक्चुअली वहां पर एगोन द यंगर को भी मरवाना चाहते थे, बट किंग एगोन द सेकंड ने उस एगोन द यंगर को मारने से सबको मना कर दिया। सभी ग्रीन्स का राजा किंग एगोन द सेकंड वहां पर अपने सपोर्टर्स को हुक्म देता है कि एगोन द यंगर का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। अभी किंग एगोन द सेकंड इसलिए ये करता है क्योंकि एगोन द यंगर उसके पास एक हॉस्टेज के तौर पे रहेगा तो उसकी बड़ी वैल्यू किंग एगोन द सेकंड को मिल सकती है। अभी रहेनीरा तो इस समय पर मर गई थी, बट उसके सपोर्टर्स अब भी जिंदा है और अगर उन सपोर्टर्स से एगोन द सेकंड को बचना है तो एगोन द यंगर को अलाइव रख के, उसको हॉस्टेज रख के उसे अच्छे से यूज करना ही पॉलिटिकल गेम हो सकता है। ये एगोन द सेकंड को लगा और इसीलिए वो एगोन द यंगर को जिंदा रखता है। देन अगले दिन दरबार में और भी कुछ डिसीजंस और कुछ हुक्म वहां पर किंग एगोन द सेकंड देता है और फाइनली वो कहता है टाइम फॉर हाइडिंग इज डन। अब शैडोज में से बाहर आने का समय आ गया है। सबको रेवन भेजो। King Aegon the Second is alive. Greens are alive. King's Landing का तख्त वापस लेने के लिए आएगा Aegon the Second। ये कुछ इंफॉर्मेशन और भी कुछ इंफॉर्मेशन एक अच्छे से लेटर में लिखी जाती है और उस लेटर को अलग अलग रेवंस के जरिए पूरे वेस्टेरोस में भेजा गया। Aegon the Second जिंदा है, उसने रहेनीरा को मार दिया और वो वापस आने वाला है किंग्स लैंडिंग में उसका तख्त लेने के लिए। तो आखिर एगोन द सेकंड जिंदा कैसे है? आखिर उसकी क्या कहानी रही? आखिर फ्लैशबैक में ऐसा क्या हुआ और आगे फ्यूचर में क्या होगा? ये सब कुछ जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।